दोस्तों, आज की वीडियो है बिल्ली और इंसान का बच्चा। पुराने जमाने की बात है। एक जंगल था, लेकिन वो जंगल इतना ज्यादा घना और खौफनाक था कि सूरज की रोशनी भी उन कांटेदार झाड़ियों और ऊंचे ऊंचे बांस के झुरमुटों को पार करके जमीन तक ठीक से नहीं पहुंचती थी। इसी जंगल की घनी झाड़ियों, नुकीले कांटों और ऊबड़ खाबड़ जमीन के बीच से एक लड़की बेतहाशा भाग रही थी। उसकी सांसें इस कदर फूल चुकी थीं कि लग रहा था जैसे उसका सीना फट जाएगा। उसका नाम था समीना। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखों में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मौत का खौफ था। उसके पैर नंगे थे और जंगल के कांटों ने उसके पैरों को जगह जगह से लहूलुहान कर दिया था। उसका दुपट्टा कई जगह से फंसकर फट चुका था। चेहरे पर पसीने और धूल की एक ऐसी परत जम गई थी जो उसकी बेबसी की गवाही दे रही थी। मगर वो अपने दर्द की परवाह किए बिना बस भाग रही थी, क्योंकि उसके सीने से एक नन्ही सी जान चिपकी हुई थी। एक ऐसी बच्ची जिसने बस अभी कुछ ही दिन पहले इस दुनिया में अपनी आंखें खोली थीं। समीना ने अपने कमजोर हाथों से उस बच्ची को इतनी कसकर पकड़ा हुआ था जैसे वो अपनी जान से ज्यादा उस नन्ही सी धड़कन को बचाना चाहती हो। रुक जा समीना, हमें सब पता चल गया है। आज तू कहीं नहीं बच सकती। रुक जा कमीनी। ये खौफनाक और भारी आवाजें जंगल के सन्नाटे को चीरती हुई ठीक उसके पीछे से आ रही थीं। ये आवाजें किसी अजनबी या दुश्मन की नहीं थीं, बल्कि उसके अपने सगे खून की थीं। उसके चाचा और दो भाई, जिनकी आंखों में इस वक्त खानदान की इज्जत का खून सवार था, हाथों में मोटे मोटे डंडे और भारी पत्थर लिए पागलों की तरह उसे ढूंढ रहे थे। उनके कदमों की आहट और उनकी गालियों की गूंज हवा से भी ज्यादा तेज दौड़ रही थी। समीना के पैरों ने अब पूरी तरह जवाब देना शुरू कर दिया था। वो इस जंगल के रास्तों को बिल्कुल नहीं जानती थी। उसे नहीं पता था कि कौन सा रास्ता उसे बचाएगा और कौन सा रास्ता उसे सीधे किसी गहरी खाई में ले जाएगा। लेकिन डर की आग इंसान से वो सब करवा लेती है जो उसने कभी सोचा भी नहीं होता। वो ऐसे दौड़ रही थी जैसे कोई कमजोर जानवर किसी खूंखार शिकारी से अपनी जान बचाने के लिए आखिरी कोशिश कर रहा हो। अचानक उसकी गोद में लिपटी हुई बच्ची ने रोना शुरू कर दिया। भागने के झटकों और भूख की वजह से वो नन्ही जान बुरी तरह कसमसा रही थी। बच्ची की वो रोती हुई प्यारी सी आवाज समीना की छाती में सीधे किसी तेज तीर की तरह चुभ रही थी। उसे लगा जैसे उसका दिल बैठ जाएगा। एक तरफ बच्ची की भूख और दूसरी तरफ पीछे से आती हुई मौत। उसे मालूम था कि अगर बच्ची ऐसे ही रोती रही तो आवाज सुनकर उसके चाचा और भाई सीधे उन तक पहुंच जाएंगे। आखिरकार जब भागना बिल्कुल नामुमकिन हो गया और समीना के घुटनों ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया, तो वो हार कर एक बहुत बड़े पेड़ की घनी झाड़ी के पीछे छुप कर बैठ गई। वहां कांटे बहुत ज्यादा थे, लेकिन उस वक्त वो कांटे उसे अपने भाइयों के डंडों से कम खतरनाक लग रहे थे। बच्ची की चीखें अब और भी तेज हो गई थीं। चुप हो जा मेरी जान, चुप हो जा मेरी बच्ची, वरना वो लोग आ जाएंगे और हम दोनों को मार डालेंगे। समीना ने कांपते हुए हाथों से बच्ची का मुंह अपने सीने में छुपाने की कोशिश की। वो अपनी बच्ची को दूध पिलाना चाहती थी ताकि वो चुप हो जाए। समीना ने बच्ची को अपने बदन से लगाया। बच्ची ने जैसे ही दूध पीना शुरू किया, कांपती हुई सांसों और उस भयानक डर के बीच उस पल में समीना को एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। लेकिन बच्ची अभी बहुत छोटी थी और समीना के जिस्म का कांपना बच्ची को दूध पीने नहीं दे रहा था। कुछ ही पलों में बच्ची के गले में फंदा लगा और वो जोर जोर से हिचकियां लेने लगी। नहीं, नहीं, अब नहीं, रो मत मेरी जान। समीना का दिल अब ये सब नहीं संभाल पा रहा था। तभी उसे हवा में बहुत करीब से अपने भाई की आवाज सुनाई दी। कहाँ गई वो? मैं बताता हूं उसे। जंगल में जमीन के नीचे भी छुपेगी तो पकड़कर उसकी बोटी बोटी कर दूंगा। अब समीना को समझ आ गया था कि उसके पास वक्त खत्म हो चुका है। अगर वो बच्ची को लेकर आगे भागी तो वो दोनों पकड़े जाएंगे और वो जालिम उस नन्ही सी जान को भी नहीं छोड़ेंगे। उसे एक फैसला लेना ही था, एक ऐसा फैसला जो दुनिया की कोई भी मां नहीं लेना चाहती। उसने पास ही मौजूद एक झाड़ी को बहुत ध्यान से देखा। वहां जमीन की मिट्टी थोड़ी नरम थी। ऊपर पेड़ों की डालियां झूल कर नीचे तक आ रही थीं, जिससे बहुत घनी छांव बन रही थी। मुझे माफ कर देना मेरी बच्ची, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन तेरी कोई गलती नहीं है। अगर तुझे बचाना है तो मुझे तुझसे जुदा होना ही पड़ेगा। समीना फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपने फटे हुए दुपट्टे का एक कोना फाड़ा, बच्ची को उसमें बहुत ही प्यार से लपेटा
और अपने कांपते हुए हाथों से उसे हौले से उस झाड़ी के नीचे नरम मिट्टी पर रख दिया। उसने आसपास देखा और एक मोटी सी लकड़ी बच्ची के पास रख दी, ये सोचकर कि शायद कोई छोटा मोटा जानवर आए तो ये लकड़ी देखकर रुक जाए। नहीं, नहीं, वो ये कहकर एक पल के लिए रुकी। उसने अपना सर झुकाया, अपनी नन्ही सी बच्ची के माथे को अपनी जिंदगी में आखिरी बार चूमा और बिना पीछे मुड़े उसी कांटेदार रास्ते पर वापस पलट गई जहां से उसके भाई आ रहे थे। वो चाहती थी कि उसके भाई उसे देख लें और उनका ध्यान उस झाड़ी की तरफ ना जाए। वो बच्ची के लिए अपनी जान दांव पर लगा रही थी। समीना की ये चाल कामयाब तो हो गई, लेकिन उसकी खुद की जिंदगी हमेशा के लिए तबाह हो गई। कुछ ही दूर भागने के बाद उसके चाचा ने उसे देख लिया और दौड़कर उसके बालों से उसे दबोच लिया। कहाँ है वो बदजात की औलाद? बता दे वरना अभी इसी वक्त तेरा गला यहीं दबा दूंगा। चाचा ने पागलों की तरह चीखते हुए पूछा। समीना के बाल खींचे जा रहे थे, लेकिन उसने बच्ची के बारे में एक लफ्ज नहीं कहा। उसने रोते हुए हाथ जोड़कर कहा, उस बच्ची का कोई कसूर नहीं है। अगर मेरा कसूर है तो मुझे मार लो, मेरे टुकड़े कर दो, मगर उस बच्ची को भूल जाओ, उसे छोड़ दो। लेकिन उस जालिम चाचा की आंखों में सिर्फ नफरत थी। वो तमतमाता हुआ बोला, गलत रिश्ते से जो पैदा होता है वो भी गलत ही होता है। तूने अपनी मर्जी चलाकर हमारे पूरे खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है। अब तू देख हम तेरा क्या हाल करते हैं। समीना को वहीं पीटा गया और फिर बालों से घसीटते हुए जंगल से बाहर रोशनपुर गांव की तरफ ले जाया गया। उसने सोचा था कि शायद शाम के वक्त जब सब शांत हो जाएगा तो वो किसी तरह चुपके से आकर अपनी बच्ची को निकाल लेगी और किसी भले इंसान के हवाले कर देगी। मगर उसे नहीं पता था कि अब वो कभी उस जंगल में वापस नहीं जा पाएगी। गांव पहुंचते ही समीना को घर के बाहर भारी जंजीरों से बांध दिया गया। उसका बाप जिंदा नहीं था, मगर उसका सगा चाचा ही सबसे बड़ा जालिम बन बैठा था। पूरा रोशनपुर गांव वहां तमाशा देखने के लिए जमा हो गया था। कोई उस पर पत्थर फेंक रहा था, कोई भद्दी गालियां दे रहा था, तो कोई ताने कस रहा था। सबसे ज्यादा तकलीफ की बात तो ये थी कि समीना की अपनी सगी मां ने घर के अंदर से एक बार भी अपनी बेटी के लिए दरवाजा नहीं खोला। वो डर के मारे या शायद समाज की शर्म की वजह से अंदर ही छुप कर बैठी रही और उन भारी जंजीरों में बंधी, जख्मी और खून से लथपथ समीना की आंखों में सिर्फ और सिर्फ एक ही तस्वीर घूम रही थी। वो नन्ही सी जान जो उस खौफनाक जंगल की झाड़ियों में बिल्कुल अकेली, भूखी और बिना किसी सहारे के लेटी हुई थी। लेकिन उस वक्त उस झाड़ी के ठीक बाहर पत्तों के पीछे एक बिल्ली ये सारा नजारा देख रही थी। वो कोई पालतू बिल्ली नहीं थी जिसे मखमली गद्दों पर सोने की आदत हो। वो इसी जंगल और आसपास भटकने वाली एक आवारा बिल्ली थी। जब समीना वहां से गई तो बिल्ली धीरे धीरे दबे पांव उस झाड़ी के करीब आई। उसने अपने छोटे से मुंह से उस बच्ची को सूंघा। बच्ची भूख और डर की वजह से बुरी तरह रो रही थी। बिल्ली के पास उस बच्ची को चुप कराने के लिए कोई इंसानी जुबान नहीं थी, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी ममता जाग उठी थी। वो समझ गई थी कि इस नन्ही सी जान को अगर अभी दूध नहीं मिला तो ये जिंदा नहीं बचेगी। लेकिन एक बिल्ली जिसके अपने पास कोई दूध नहीं था, वो इस इंसानी बच्ची को दूध कैसे पिलाती? बिल्ली के दिमाग में एक सोच आई और वो तुरंत झाड़ी से बाहर निकली और जंगल के और ज्यादा गहरे हिस्से की तरफ दौड़ पड़ी। वो बहुत तेज भाग रही थी। उसे याद था कि उसने कुछ दिन पहले इस जंगल में क्या देखा था। वो बस यही सोच रही थी कि क्या इस पूरे जंगल में कोई ऐसा जानवर है जो खुद एक माँ हो, जिसके पास दूध हो। काफी दूर तक भागने के बाद उसे एक बड़े से पेड़ के नीचे कुछ हलचल महसूस हुई। वो छुपकर पत्तों के पीछे से देखने लगी। वहां एक नर बंदर और उसकी मादा साथी बंदरियां बैठे हुए थे। बंदरियां की गोद में एक नन्हा सा बच्चा लिपटा हुआ था और वो बड़े प्यार से अपने उस बच्चे को दूध पिला रही थी। ये नजारा देखते ही बिल्ली की आंखों में जैसे एक उम्मीद की तेज चिंगारी जल उठी। उसे वो मिल गया था जिसकी उसे तलाश थी। मगर अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि वो एक बिल्ली होकर उन बंदरों को अपनी बात कैसे समझाए। बिल्ली धीरे धीरे बिना कोई शोर किए उस बंदरिया की तरफ आगे बढ़ी। उसकी चाल में कोई हमलावर तेवर नहीं थे। जैसे ही बंदरिया की नजर उस बिल्ली पर पड़ी, वो तुरंत घबरा गई। जंगल में हर कोई अपनी जान और अपने बच्चों को लेकर चौकन्ना रहता है। बंदरिया ने फौरन अपने बच्चे को अपनी छाती से कसकर चिपका लिया और पीछे खिसक गई। नर बंदर भी गुस्से में अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसने अपने दांत दिखाए और फुफकारते हुए एक जोरदार दहाड़ निकाली।
मगर बिल्ली वहां से ना तो डरी, ना ही दूर भागी, और ना ही वो उनके बहुत ज्यादा करीब गई। वो बस एक दूरी पर वहीं रुक गई। उसकी आंखें लगातार उस बंदरिया की आंखों में देख रही थीं। बिल्ली का पूरा बदन और उसका खामोश लहजा बिना कुछ बोले बहुत कुछ बयान कर रहा था। और फिर उस बिल्ली ने पंजे से पेड़ के नीचे की नरम मिट्टी को खुरचा और एक छोटा सा गोल घेरा बनाया। फिर वो बड़े ही आराम से उसी घेरे के अंदर जाकर बैठ गई। उसका ये बैठना ऐसा था जैसे वो बंदरिया से कह रही हो, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूं, मैं तुम पर हमला नहीं करूंगी, मैं भी अंदर से एक मां हूं और मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। जब बिल्ली को लगा कि बंदरिया का गुस्सा कम हो गया है, तो बिल्ली धीरे से अपनी जगह से उठी। उसने मुड़कर बंदरिया को देखा और फिर वापस उसी रास्ते की तरफ धीरे धीरे चलने लगी जहां वो नन्ही बच्ची सो रही थी। वो बीच बीच में रुककर पीछे देखती, जैसे बंदरिया को अपने पीछे आने का इशारा कर रही हो। बंदरिया कुछ देर वहीं पेड़ के नीचे बैठी रही। उसने अपने बच्चे को अपने कंधे पर चढ़ाया और फिर अपने साथी बंदर की तरफ देखा। उन दोनों के बीच एक धीमी सी जानवरों वाली सरगोशी हुई। शायद वो बिल्ली की इस अजीब हरकत और उसके इशारे को समझने की कोशिश कर रहे थे। और फिर बंदरिया ने अपना फैसला कर लिया। वो धीरे धीरे संभलते कदमों से बिल्ली के पीछे पीछे चलने लगी। नर बंदर भी पेड़ों की डालियों पर छलांग लगाता हुआ जमीन पर ठहर ठहर कर उनके पीछे आ रहा था, ताकि नजर रख सके। बिल्ली बहुत जल्दी उस झाड़ी के पास पहुंच गई। बच्ची अब पूरी तरह से जाग चुकी थी और भूख की वजह से उसका रो रो कर बुरा हाल था। उसकी आवाज अब कमजोर पड़ने लगी थी। बिल्ली फौरन बच्ची के पास गई, उसके पास बैठ गई। तभी झाड़ियों के दूसरी तरफ से पत्तों को हटाते हुए बंदरियां झांकती हुई अंदर आई। पीछे पेड़ों पर नर बंदर भी आ चुका था, जो सब कुछ बहुत ध्यान से देख रहा था। जब बंदरिया ने एक इंसानी बच्ची को उस हालत में देखा और उसकी दर्द भरी कमजोर चीखें सुनी, तो उसकी आंखों में एक अजीब सा ठहराव आ गया। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी। बिल्ली समझदारी दिखाते हुए तुरंत एक तरफ हट गई और उसने बंदरिया को बच्ची के पास आने की जगह दे दी। बंदरिया ने अपने बदन को आगे किया और बच्ची के करीब बैठ गई। बच्ची जो भूख से बेहाल थी, उसने जैसे ही बंदरिया के जिस्म की गर्माहट को छुआ, उसकी रोने की आवाज उसी पल टूट गई। उसने अपना मुंह बंदरिया के जिस्म से लगाया और दूध पीने लगी। बंदरिया बड़े सुकून से बैठी रही जब तक कि उस बच्ची का पेट पूरी तरह से भर नहीं गया। बच्ची का पेट भर चुका था। बंदरिया ने उसे थोड़ा सा प्यार किया और फिर पेड़ों पर छलांग लगाते हुए अपने साथी के साथ वहां से चली गई। अब ये रोज का हो गया, बंदरियां आती और बच्ची को दूध पिलाकर चली जाती और बिल्ली उसके आसपास रहती। देखते ही देखते 7 साल का लंबा अरसा गुजर गया। जंगल का वो हिस्सा इतना गहरा और खामोश था कि वहां परिंदों की चहचहाहट भी कभी कभी खो जाती थी। इंसानों से दूर वो बच्ची अब 7 साल की हो चुकी थी। उसके बाल बिल्कुल बिखरे हुए थे, पैरों में कभी कोई चप्पल नहीं थी, मगर उसका चेहरा किसी ताजे खिले हुए फूल की तरह चमकता था। इन 7 सालों में बिल्ली ने बच्ची को जंगल की हर वो बात सिखा दी थी जो जिंदा रहने के लिए जरूरी थी। बच्ची की कोई इंसानी जुबान नहीं थी, लेकिन वो बिल्ली के इशारों को पढ़ लेती थी। बिल्ली ने उसे सिखाया कि कौन से कच्चे फल खाने हैं और कौन से पत्ते जहरीले हैं। मीठी जड़ों को जमीन से कैसे निकालना है, ये भी बच्ची बिल्ली को देखकर सीख चुकी थी। बिल्ली के इशारे समझकर बच्ची सांप की हल्की सी आहट को भी बहुत जल्दी पहचान लेती थी। नेवले या किसी दूसरे जंगली जानवर की सरसराहट होते ही वो तुरंत होशियार हो जाती, और अगर कोई बड़ा खतरा महसूस होता तो वो फुर्ती से किसी भी ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाती। बिल्ली अब धीरे धीरे बूढ़ी हो रही थी। उसके पैरों में पहले जैसी फुर्ती और ताकत नहीं बची थी, मगर उसकी आंखों की चमक अब भी बिल्कुल वैसी ही थी। वो अब अपना ज्यादातर वक्त बच्ची के पास बैठकर ही बिताता। कभी वो बच्ची के बालों में अपनी जबान फेरती, तो कभी बच्ची उसे अपने गले लगाकर सो जाती। प्यार का वो रिश्ता बेहद खास था, जिसमें ना कोई शब्द था, ना कोई जुबान, सिर्फ एक माँ और बेटी का खामोश एहसास। मगर उसी जंगल में एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने इस खामोश और सुकून भरी जिंदगी में पहली बार एक बड़ी हलचल पैदा कर दी। सर्दियों की एक धुंधली सी सुबह थी। जंगल की गीली मिट्टी पर किसी के पैरों के निशान बनते जा रहे थे। ये निशान ना तो किसी जानवर के थे और ना ही किसी खूंखार शिकारी के। ये निशान एक इंसानी औरत के थे। वो उम्र में काफी बड़ी थीं, लेकिन उनकी चाल में तजुर्बे की एक गहरी मिठास और इत्मीनान साफ झलक रहा था। उनकी पीठ पर एक पुरानी सी झोली लटकी हुई थी,
जिसमें दर्जनों सूखी पत्तियां, जड़ी बूटियां और लकड़ी की छोटी छोटी डिब्बियां रखी हुई थीं। उनका नाम था पड़ोसन अम्मा। आसपास के दूर दराज गांवों में लोग उन्हें एक बहुत ही काबिल हकीमनी और दर्द की सयानी के नाम से जानते थे। वो अक्सर नायाब जड़ी बूटियों की तलाश में जंगल के उन हिस्सों में निकल जाती थीं जहां आम इंसान जाने से डरते थे। मगर उस दिन जड़ी बूटियां ढूंढते हुए जब उन्होंने एक बड़ी सी कंटीली झाड़ी को अपने डंडे से हटाया, तो आगे का नजारा देखकर उनके हाथ वहीं के वहीं जम गए। उनकी आंखें हैरानी से पूरी तरह फैल गईं। सामने एक 7 साल की बच्ची किसी पेड़ की सूखी जड़ के टुकड़े पर बड़े इत्मीनान से बैठी थी, और उसके ठीक पास बैठी थी एक बूढ़ी बिल्ली। वो बिल्ली कभी उस बच्ची के बाल चाटती, कभी प्यार से उसकी ठोड़ी के नीचे अपना मुंह फेरती, और वो बच्ची भी बिल्कुल उसी तरह कभी बिल्ली के कान पकड़कर खेलती, तो कभी उसके नर्म पेट पर अपना सिर रखकर आराम से लेट जाती। अरे, ये तो ये तो एक इंसानी बच्ची है। पड़ोसन अम्मा के मुंह से बेसाख्ता एक फुसफुसाहट निकली। वो थोड़े संभलते हुए आगे बढ़ी। वो डर नहीं रही थीं, बल्कि उन्हें इस बात की हैरत थी कि जंगल के इतने गहरे और खतरनाक हिस्से में कोई इंसान, और वो भी इतनी छोटी सी बच्ची, एक बिल्ली के साथ कैसे जिंदा है। उन्होंने इधर उधर नजर दौड़ाई। शायद कोई झोपड़ी दिख जाए, किसी इंसान के कदमों के निशान मिल जाएं, या कहीं आग का धुआं नजर आ जाए। मगर पूरा जंगल एकदम खामोश था। वहां सिर्फ वही दो जिंदा रूहें मौजूद थीं। पड़ोसन अम्मा वहीं जमीन पर बैठ गईं। उन्होंने अपनी झोली से एक सूखा पत्ता निकाला, उस पर अपने पानी के बर्तन से कुछ बूंदें टपकाईं और बच्ची की तरफ बढ़ाया। बच्ची ने वो बूंदें सूंघीं, मगर वो बिल्कुल चुप रही। उसने अपनी 7 साल की जिंदगी में पहली बार किसी और इंसान को देखा था। पहली बार उसके दिमाग में ये बात आई होगी कि ये भी मेरे जैसी दिखती है, मगर ये मुझसे थोड़ी अलग क्यों है। बिल्ली अब पूरी तरह चौकन्नी हो गई थी। वो पड़ोसन अम्मा की तरफ बढ़ी और उसके सामने आकर खड़ी हो गई, जैसे चेतावनी दे रही हो कि मेरी दोस्त से दूर रहो। पड़ोसन अम्मा ने बहुत ही नरमी और प्यार से कहा, देख, मुझे मालूम है तू और ये बच्ची साथ साथ है, लेकिन ये एक इंसान है। इसे इंसानों के बीच रहना चाहिए, जानवरों के साथ नहीं। बिल्ली ने जवाब में अपनी गहरी और भारी आवाज में म्याऊं कहा, जैसे वो ये बात किसी भी कीमत पर मानने को तैयार नहीं थी। वो बच्ची के बिल्कुल आगे आकर ढाल की तरह खड़ी हो गई, जैसे कह रही हो, इसे मुझसे मत छीनो, ये मेरी जान है। पड़ोसन अम्मा अब सब कुछ समझ चुकी थी। वो समझ गई थी कि इस बिल्ली ने इस बच्ची को अपनी औलाद की तरह पाला है, और वो दोनों एक दूसरे के बिना जिंदा नहीं रह सकते। काफी देर तक वो दोनों खामोशी से एक दूसरे को देखती रहीं। फिर पड़ोसन अम्मा ने अपनी झोली से कुछ नर्म पत्ते निकाले, उन्हें बिल्ली के आगे रखा और बेहद प्यार से कहा, मैं तुझसे इसे छीन नहीं रही हूं, मैं तुझे भी अपने साथ लेकर जा रही हूं। तुम दोनों मेरे साथ चलोगी। उस दिन के बाद से जंगल की जिंदगी ने एक बिल्कुल नया मोड़ ले लिया। पड़ोसन अम्मा उस बच्ची और बिल्ली दोनों को जंगल के किनारे बनी अपनी पुरानी और महफूज झोपड़ी में ले आईं। एक दिन पड़ोसन अम्मा ने बच्ची के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तू अब कोई छोटी बच्ची नहीं रही, तू 7 बरस की एक समझदार जान है, और मैं तुझे एक नाम देना चाहती हूँ। आज से तेरा नाम मैं रखती हूँ अरूब, क्योंकि तू उस अंधेरे जंगल में एक रोशनी बनकर पली है। बिल्ली वहीं झोपड़ी के बाहर बैठी थी। जब पड़ोसन अम्मा ने बच्ची को अरूब पुकारा, तो बिल्ली ने अपनी पूंछ को जमीन पर एक बार थपथपाया, जैसे वो भी इस नाम से खुश हो और अपनी रजामंदी दे रही हो। अरूब अब इंसानों के तौर तरीके और जुबान सीखने लगी थी, मगर उसकी समझ किसी आम बच्ची जैसी बिल्कुल नहीं थी। पड़ोसन अम्मा ने जब पहली बार उसे जड़ी बूटियों के पत्ते दिखाए, तो अरूप ने ना सिर्फ उन्हें ध्यान से देखा, बल्कि उनकी खुशबू, उनका रंग और उन्हें छूने पर उनकी नरमी या सख्ती को भी बहुत गहराई से महसूस किया। ये आंवले की जड़ है, अम्मा बताती, इससे बुखार उतरता है। और ये गिलोय है, ये कड़वी बहुत होती है, मगर ये बड़े से बड़े जहर को भी काट देती है। अरूब ने ये सब कुछ एक ही बार में झट से याद कर लिया। उसकी ये काबिलियत देखकर पड़ोसन अम्मा की आंखें खुशी से छलक आईं। बेटी, तू तो बहुत ज़हीन है। लगता है जैसे तेरे अंदर सदियों का तजुर्बा भरा हो। अरूब अब इंसानों की बातें अच्छी तरह समझने और बोलने लगी थी, मगर जानवरों की जुबान वो अब भी नहीं भूली थी।
झोपड़ी के बाहर का एक कोना सिर्फ बिल्ली के लिए रखा गया था। वहीं उसका आराम था, वहीं उसकी दुनिया। अरूप रात को पड़ोसन अम्मा के पास सोती थी, मगर सुबह उठते ही वो सबसे पहले बिल्ली को जाकर गले लगाती। कभी बिल्ली बीमार पड़ जाती तो अरूप खुद अपनी जड़ी बूटियों से उसकी मालिश करती। पड़ोसन अम्मा ने अरूप को आईना दिखाया। पहली बार अरूप ने अपनी शक्ल देखी। उसने अपने चेहरे की सादगी, अपनी बड़ी बड़ी काली आंखें और अपने बालों की लहर को देखा। फिर उसने पड़ोसन अम्मा को देखा और धीरे से मुस्कुरा दी। शायद पहली बार उसे पूरी तरह से ये एहसास हुआ था कि वो भी एक इंसान है। वक्त जैसे पंख लगाकर उड़ गया। 14 साल का लंबा अरसा और गुजर चुका था। जंगल के उस किनारे पर जहां कभी सिर्फ झाड़ियां और खामोशी का राज था, अब वहां एक अलग ही सुकून और रोशनी उतर आई थी। वहां की मिट्टी में अब दर्जनों नई जड़ी बूटियां पनपती थीं। हर तरफ एक भीनी भीनी महक फैली रहती थी। और इन सब के बीच रहती थी एक ताकतवर, समझदार और बेहद खूबसूरत लड़की, जो कभी बिल्ली के साथ पली बड़ी थी। अरूब अब 21 साल की एक नौजवान लड़की बन चुकी थी। अब वो बच्ची एक बहुत ही काबिल हकीमनी बन चुकी थी। उसके चेहरे पर सादगी की वो झलक अब भी मौजूद थी, मगर उसकी आंखों में एक ऐसा गहरा सुकून था जो सिर्फ तजुर्बे से ही आता है। जड़ी बूटी की पहचान उसके रंग से करना, जख्म का इलाज उसकी गंध से करना और दर्द की दवा मिट्टी से बनाना उसने बखूबी सीख लिया था। पड़ोसन अम्मा अब काफी बूढ़ी हो चुकी थी। 83 साल की उम्र, झुकी हुई कमर और कांपते हाथ, मगर उनकी जबान में वही पुरानी नरमी और ममता थी। वो अब ज्यादातर वक्त अपने बिस्तर पर ही गुजारती थी। उधर बिल्ली भी अब अपनी उम्र का आखिरी हिस्सा गुजार रही थी। उसकी चाल लड़खड़ाने लगी थी। उसकी आंखों की रोशनी भी कमजोर पड़ गई थी। मगर अरूप की आहट वो अब भी मीलों दूर से पहचान लेती थी। अरूप जब दवाएं कूटती तो बिल्ली उसकी ओट में खामोश बैठ जाती। जब अरूप बाहर से लौटती तो बिल्ली दरवाजे पर उसका इंतजार करती मिलती। और जब अरूप सोती तो बिल्ली उसके सिरहाने आकर उसे सूंघती, जैसे अब भी वो ये तसल्ली करना चाहती हो कि मेरी बच्ची बिल्कुल सही सलामत तो है ना। उनकी झोंपड़ी अब वैसी सूनी नहीं रही थी। अब वहां पर बीमार लोग दूर दूर से आते थे। अरूप की शोहरत अब जंगल की सरहदों को पार करके रोशनपुर गांव और आसपास के कस्बों तक पहुंचने लगी थी। लोग कहते थे, जंगल में एक जवान हकीमनी है जिसके हाथों में जैसे जादू है। अरूप दिन भर लोगों को देखती, उनके जख्मों को धोती और अपने हाथों से दवा बनाकर उन्हें देती। मगर सबसे खास बात यह थी कि वो किसी से भी ज्यादा फालतू बात नहीं करती थी। एक दिन दोपहर के वक्त हल्की धूप खिली थी। हवाएं ठंडी थीं। झोपड़ी के भीतर पड़ोसन अम्मा अपना एक छोटा सा कपड़ों का बंडल बांध रही थीं। बेटी, मैं 2-3 दिन के लिए जंगल से बाहर जा रही हूं, अम्मा ने खांसते हुए कहा। क्यों अम्मा, आपकी तबीयत तो खुद ठीक नहीं है, अरूप ने थोड़ी फिक्र से पूछा। एक पुरानी दाई है दूसरे गांव में, वो बहुत बीमार है। उसकी बेटी पैदल चलकर मुझे बुलाने आई थी। मेरा वहां जाना बहुत जरूरी है। शायद मेरे जाने से उसकी जान बच जाए। अरूप कुछ कह नहीं सकी। उसने सिर्फ हौले से अपना सिर हिला दिया। मैंने कुछ चावल और सब्जी रख दी है, तू अपने लिए बना लेना। चूल्हे के पास लकड़ियां भी हैं। बस एक बात का ध्यान रखना, रात को अंधेरा होने के बाद बाहर मत निकलना, अम्मा ने ताकीद की। अरूप मुस्कुरा दी। आप मेरी फिक्र बिल्कुल मत करें। मैं और मेरी बिल्ली दोनों यहां सब संभाल लेंगे। पड़ोसन अम्मा अपनी लाठी के सहारे धीरे धीरे चल पड़ी। अम्मा के जाते ही झोपड़ी थोड़ा तन्हा लगने लगी। बिल्ली एक कोने में लेटी हुई अपनी बूढ़ी आंखों से बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। शाम के साए उतरने लगे। अरूप ने चूल्हा जलाया, चावल धोए, सब्जी काटी और हांडी चूल्हे पर चढ़ा दी। धुआं ऊपर उठने लगा और झोपड़ी में खाने की अच्छी सी खुशबू घुलने लगी। बिल्ली भी चूल्हे के पास आकर बैठ गई। उसकी आंखों में जैसे ये एहसास था कि आज हम दोनों अकेले हैं, मगर साथ हैं। जब तक चावल उबल रहे थे, अरूप बाहर आंगन में खुली हवा में बैठ गई। आसमान हल्का नीला और काला हो रहा था, मगर तभी अंदर से एक जोरदार झटके की आवाज आई। झोपड़ी के अंदर किसी चीज के गिरने का बड़ा धमाका हुआ। अरूप भागकर अंदर आई और देखा कि उसके पैरों के नीचे मिट्टी में सारे चावल और सब्जी बिखरी पड़ी है। एक लंबा और मोटा सा बंदर अभी अभी झोपड़ी से कूदकर बाहर भागा था। उस बंदर ने चूल्हे पर छड़ी हांडी को पूरी तरह उलट दिया था। खाना मिट्टी में बर्बाद हो चुका था और सबसे बड़ी आफत यह हुई कि हांडी का पानी गिरने से
चूल्हे की आग भी पूरी तरह बुझ गई थी। झोपड़ी में एकदम सन्नाटा और अंधेरा फैल गया। अरूप चुपचाप बैठ गई। उसे समझ नहीं आया कि क्या करे। बिल्ली पास आई। उसकी चाल धीमी थी, मगर उसकी आंखों में भूख साफ नजर आ रही थी। वो अरूप के पास आकर लेट गई। अरूप ने उसके माथे पर हाथ फेरा और बड़े ही दुखी मन से कहा, आज मुझसे गलती हो गई। अब ना हमारे पास खाना है और ना ही आग है। बिल्ली ने जैसे उसकी परेशानी समझ ली हो, उसने अरूप के हाथ को चाटा और वहीं उसके पास खामोश बैठ गई। अब सबसे बड़ा सवाल था कि आग कैसे जलाई जाए। आसपास कोई जलती हुई लकड़ी नहीं थी, न ही कोई दूसरी झोंपड़ी थी जहां से वो आग मांग सके। जंगल की शाम अब तेजी से रात की काली चादर ओढ़ रही थी। अब मैं और देर नहीं कर सकती, अरूप ने खुद से कहा और अपनी चादर ओढ़कर बाहर निकल पड़ी। वो जंगल की पगडंडियों पर तेज कदमों से चलती गई। पेड़ों के साए लंबे और डरावने हो गए थे और दूर कहीं एक उल्लू की आवाज रात का खौफ बढ़ा रही थी। मगर अरूप के चेहरे पर सिर्फ एक ही फिक्र थी, मैं अपनी बूढ़ी बिल्ली को भूखा नहीं सुला सकती। कई कच्चे रास्तों, घनी झाड़ियों और गीली जमीन को पार करते हुए आखिर उसे काफी दूर एक किनारे पर हल्का सा धुआं उठता हुआ नजर आया। शायद वहां कोई झोपड़ी है, उसने सोचा और उसके कदम और तेज हो गए। अरूप जब उस धुएं के पास पहुंची तो उसने एक टूटी फूटी झोपड़ी देखी। उसका छप्पर झुका हुआ था, दीवारों पर कीचड़ था और एक कोने से बदबूदार धुआं उठ रहा था। अरूप जैसे ही पास पहुंची, एक बूढ़ी औरत झोपड़ी के अंदर से बाहर निकल कर आई। उस औरत की आंखें छोटी मगर बहुत चालाक और खतरनाक थीं। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, लेकिन उसकी चाल में एक अजीब सी फुर्ती थी। उसने जैसे ही अरूप को देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ऐसी खूबसूरत लड़की मैंने अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखी, उसने मन ही मन सोचा। अरूप की खूबसूरती उसकी उस जंगल वाली सादगी में पूरी तरह लिपटी हुई थी। बूढ़ी औरत ने एक झूठी मुस्कुराहट चेहरे पर लाकर पूछा, कौन है बेटी तू? इस अंधेरे जंगल में कहां से आई है? अरूप ने पूरी सादगी से कहा, मैं पास के जंगल में ही रहती हूं, अपनी झोपड़ी में। मेरी अम्मा बाहर गई हैं और मेरे चूल्हे की आग बुझ गई थी। क्या आप मुझे थोड़ी आग दे सकती हैं? बूढ़ी ने अपनी आंखें छोटी की। अब उसकी उस मुस्कुराहट में नरमी से ज्यादा एक गहरी चालाकी छुपी थी। आजा बेटी, अंदर आजा, बैठ जा, तू बहुत थक गई होगी। अरूप अंदर गई और चूल्हे के पास बैठ गई। उसकी आंखें सिर्फ उस जलती हुई लकड़ी पर टिकी थीं। बूढ़ी औरत ने अरूप को देखते हुए गहरी सांस ली और अपने जहन में एक खौफनाक बात सोची। अगर मेरा बेटा इस वक्त घर पर होता तो ये लड़की आज की रात बचकर नहीं जा पाती। क्योंकि उस औरत का बेटा कोई आम इंसान नहीं था, वो एक खूंखार दरिंदा था। उसे अकेली लड़कियों को तकलीफ देने और शिकार करने का एक अजीब सा पागलपन था। और उसकी माँ इस बात को ना सिर्फ जानती थी, बल्कि वो कहीं ना कहीं उसकी उस दरिंदगी में उसका साथ देती थी। मगर आज उसका वो बेटा घर पर नहीं था। बूढ़ी औरत ने सोचा, अभी के लिए इसकी चाल, इसके रहने की जगह जानना जरूरी है। उसने पूछा, तू अकेली तो नहीं रहती होगी इस जंगल में? कौन है तेरे साथ? अरूप ने सहजता से जवाब दिया, मेरी एक पड़ोसन अम्मा है, वो बाहर गई हैं। अभी मैं और मेरी बिल्ली अकेले हैं। अरूप ने चूल्हे से जलती हुई दो लकड़ियां निकाली, उन्हें एहतियात से पकड़ा और झोपड़ी से बाहर निकल गई। बूढ़ी औरत चुपचाप बाहर आई और उसे अंधेरे में जाते हुए घूरती रही। कहाँ जाती है ये लड़की? उसकी निगाहें अब अरूप के कदमों के निशानों पर टिकी थीं। जैसे ही अरूप जंगल की परतों में गायब हुई, उस बूढ़ी के चेहरे पर एक लंबी और खौफनाक मुस्कुराहट आ गई। अब मुझे बस अपने बेटे के लौटने का इंतजार है। उधर अरूप तेजी से अपनी झोपड़ी की तरफ लौट आई। उसने आते ही चूल्हा जलाया, जल्दी से दोबारा थोड़ा सा खाना पकाया, खुद भी खाया और अपनी बिल्ली को भी भरपेट खिलाया। रात अपने पूरे सन्नाटे के साथ झोपड़ी पर उतर चुकी थी। बाहर जोरदार बारिश शुरू हो गई थी। झोपड़ी के भीतर चूल्हे की गर्मी में बैठी बिल्ली और उसके पास लेटी अरूप, दोनों आज की थकान के बाद बेहद सुकून से सो रहे थे। उधर उसी रात अंधेरे में एक खौफनाक इरादा शक्ल ले रहा था। उस बूढ़ी चालाक औरत का बेटा अब घर लौट चुका था। वो लंबा, दुबला पतला था, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी वहशी चमक थी। चेहरे पर बेतरतीब बाल, बदन से सड़ी हुई गंध और उसकी चाल में किसी भूखे भेड़िए की बेताबी थी। बारिश से पूरी तरह भीगा हुआ वो अंदर घुसा और गुर्राकर बोला, कुछ खाने को है? बूढ़ी ने धीमे और शैतानी सुर में कहा,
आज मैंने कुछ ऐसा देखा है जो तू जिंदगी भर भूल नहीं पाएगा। लड़के की आंखें सिकुड़ गईं। क्या? एक लड़की आई थी, बिल्कुल अकेली, बेहद खूबसूरत, और वो पास ही के जंगल में एक झोपड़ी में बिल्कुल अकेली है। ये सुनते ही उसका बेटा सीधे खड़ा हो गया। कहाँ? जंगल के उस सिरे पर। शाम के वक्त आई थी आग मांगने। लड़के ने उसके बाद एक लफ्ज नहीं कहा। वो उठा, अपनी कमर से लटकती हुई नुकीली छुरी को चेक किया और बारिश के बीच ही बाहर निकल पड़ा। बूढ़ी ने पीछे से बस इतना कहा, संभल के जाना बेटा। वो लड़की इंसान तो है, मगर मुझे कुछ अजीब लगी। मगर वो दरिंदा लड़का अब किसी की सुनने की हालत में नहीं था। बारिश अब और तेज हो चुकी थी। पगडंडियों पर कीचड़ की मोटी परतें बन गई थीं। हवा इतनी सर्द थी कि हर सांस सीने में चुभ रही थी। मगर उस लड़के के दिमाग में सिर्फ वो लड़की थी। वो तेज कदमों से उसी तरफ बढ़ता गया। उधर अरूप की झोपड़ी में नींद बहुत गहरी हो चुकी थी। बारिश की आवाज और बादलों की दूर की गड़गड़ाहट ने जंगल की सारी आहटों को दबा दिया था। अचानक अरूप की झोपड़ी के दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक हुई। ठक, ठक, ठक। अरूप ने नींद में करवट बदली, मगर वो जागी नहीं। बारिश का शोर बहुत ज्यादा था। फिर दरवाजे पर और भी तेज धमाका हुआ। धड़ाम, धड़ाम। वो दरिंदा लड़का अब दरवाजे को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहा था। वो बारिश में पूरी तरह भीग चुका था। उसकी आंखें पागलपन से जल रही थीं। खोल, अंदर से दरवाजा खोल। वो जोर जोर से चीखने लगा, मगर जंगल और बारिश का शोर इतना ज्यादा था कि उसकी आवाज अरूप के कानों तक नहीं पहुंच पाई। गुस्से और झल्लाहट में आकर उसने दरवाजे पर अपना पूरा मुक्का दे मारा, मगर दरवाजे की लकड़ी पर एक पुराना और बेहद नुकीला कील बाहर निकला हुआ था, जो अंधेरे में उस दरिंदे को नहीं दिखा। उसका मुक्का सीधे उस कील पर पड़ा और वो मोटा कील सीधे उसकी हथेली के आर पार हो गया। आहा! वो दर्द से बुरी तरह चीख पड़ा। उसके हाथ से बेतहाशा खून टपकने लगा। दर्द इतना भयानक था कि उसके पसीने छूट गए। अब डर और उस भयानक दर्द ने उसे पूरी तरह घेर लिया। सर्दी, खून और जंगल के उस डरावने सन्नाटे ने उसके होश ठिकाने ला दिए। घबराकर वो उल्टे पांव वहां से भागा। कीचड़ में फिसलता, खून टपकाता, पेड़ों से टकराता, वो उसी रास्ते वापस लौट गया जहां से वो आया था। अगली सुबह बारिश रुक चुकी थी। जब सूरज की हल्की रोशनी झोपड़ी के कच्चे दरवाजे पर पड़ी, तो अरूब उठी। वो बाहर आई और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसकी नजर दरवाजे के नीचे पड़ी खून की सूखी हुई लकीरों पर गई। वो कुछ देर तक चुपचाप उस खून को देखती रही। शायद कोई जानवर होगा, उसे रात में चोट लग गई होगी और वो यहां पनाह लेने आया होगा। उसने पूरी सादगी से सोचा। उसके जहन में ये ख्याल भी नहीं आया कि यहां पर कोई उसके साथ ऐसा कर सकता है। उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और एक बाल्टी पानी लाकर उस दरवाजे और मिट्टी को अच्छी तरह धो दिया। अरूप की दुनिया अभी भी साफ थी, मगर उसे नहीं पता था कि ये खून के निशान जल्द ही उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान और एक नई मंजिल लेकर आने वाले हैं। जंगल की उस सुबह में अब कुछ बहुत बड़ा बदलने वाला था। रात की तेज बारिश के बाद पत्तों पर पानी की बूंदें अब भी मोतियों की तरह टिकी हुई थीं और हवा में गीली मिट्टी की एक मीठी सी महक फैली थी। सब कुछ धुला धुला सा लग रहा था। मगर इसी खामोशी और ताजगी के बीच एक शाही काफिला धीरे धीरे जंगल के इस गहरे और अनजान हिस्से में दाखिल हो रहा था। इस काफिले के आगे आगे एक बेहद खूबसूरत और रोबदार नौजवान अपने काले घोड़े पर सवार था। लंबा कद, गेहुआ रंग, चेहरे पर अमीरी की चमक और आंखों में एक अलग ही ठहराव। उसका नाम था शहजादा गुलफाम। वो अपने 10 खास सिपाहियों के साथ, भाले, तलवार और घोड़ों के साथ जंगल में शिकार के लिए निकला था। मगर रास्ता भटक जाने की वजह से उनके सामने एक बड़ी परेशानी खड़ी हो गई थी। उनका पीने का पानी पूरी तरह खत्म हो गया था और प्यास से सबका बुरा हाल था। शहजादे ने अपने एक सिपाही की तरफ देखते हुए कहा, प्यास अब बर्दाश्त से बाहर हो रही है। कहीं से पानी का इंतजाम करो। ये जंगल जितना गहरा है, उतना ही अजीब भी लग रहा है। कहीं कोई चश्मा या नदी तलाश करो। सिपाहियों ने इधर उधर देखना शुरू किया। कुछ देर बाद एक सिपाही ने ऊंचे पेड़ पर चढ़कर देखा और जोर से आवाज लगाई, शहजादे साहिब, उधर कुछ दूरी पर एक झोपड़ी दिखाई दे रही है। शायद वहां कोई इंसान मिल जाए। शहजादा गुलफाम अपने घोड़े से उतरा और पैदल ही उस झोपड़ी की तरफ आगे बढ़ा।
झोपड़ी बहुत साफ सुथरी थी। दीवार के बाहर कुछ सूखी जड़ी बूटियां टंगी थीं और दरवाजे के पास जमीन पर काफी नमी थी, जहां अरूब ने सुबह सुबह खून धोया था। जैसे ही शहजादा अंदर दाखिल होने के लिए आगे बढ़ा, उसका पांव उस गीली और फिसलन भरी मिट्टी पर बुरी तरह फिसला। धड़ाम! शहजादा सीधा जमीन पर जा गिरा और उसे बचाने के चक्कर में उसके पीछे आ रहे दो सिपाही भी फिसल कर गिर पड़े। बाहर की ये जोरदार आवाज सुनकर झोपड़ी के अंदर बैठी अरूप घबरा गई। वो भागकर बाहर आई। क्या हुआ? कौन लोग हैं आप? और आप ऐसे गिर कैसे गए? उसने अपनी उसी सादगी और हैरानी से पूछा। शहजादे ने अपने घुटने से मिट्टी झाड़ी और जैसे ही ऊपर देखा, उसकी नजर सीधे अरूप पर पड़ी। शहजादा पल भर के लिए वहीं का वहीं ठहर गया। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं और दिल जैसे एक पल के लिए धड़कना भूल गया। ये कौन है? उसने खुद से पूछा। उसके सामने एक लड़की खड़ी थी, बिल्कुल सादे कपड़े, खुला हुआ माथा और नंगे पांव, मगर उसकी खूबसूरती किसी भी महल की शहजादी से कहीं ज्यादा थी। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखों में एक अजीब सी सच्चाई और जंगल की सादगी थी। शहजादा धीरे से संभलते हुए बोला, मैं मैं शहजादा गुलफाम हूं। शिकार के लिए इस जंगल में आया था, मगर हमारा पानी खत्म हो गया। आपकी ये झोपड़ी देखी तो इस तरफ रुक कर लिया। माफी चाहता हूं, हम ऐसे बिना इजाजत चले आए। अरूप हल्की सी मुस्कुराई, मगर फिर थोड़ी संजीदगी से बोली, पानी तो आपको मिल जाएगा, मगर आपने मेरे दरवाजे पर ध्यान नहीं दिया। वहां अभी कुछ देर पहले काफी खून गिरा हुआ था। मैंने उसे अभी पानी से धोया था। इसी वजह से वहां जमीन पर इतना गीलापन है। शायद किसी बेचारे जानवर को चोट लग गई थी रात में। शहजादा ये सुनते ही चौंक गया। उसका तजुर्बा उसे बता रहा था कि बात कुछ और है। खून? वो नीचे झुका। उसने देखा कि दरवाजे की लकड़ी और चौखट पर खून के कुछ हल्के दाग अब भी बाकी थे। उसने अपनी उंगलियां उस दाग पर फेरी। ये किसी जानवर का खून नहीं है। शहजादे ने बेहद गंभीरता से कहा, किसी जानवर का खून इतनी ऊंचाई पर दरवाजे के कील पर नहीं लग सकता। ये किसी इंसान का खून है। अब शहजादा गुलफाम की नजरें पूरे आंगन पर घूमी। झोपड़ी के किनारे कुछ भारी पैरों के निशान साफ दिख रहे थे। कुछ बहुत गहरे थे और कुछ कीचड़ से सने हुए थे, जो वापस जंगल की तरफ जा रहे थे। वो सीधा खड़ा हुआ और उसने अरूप से पूछा, क्या आप यहां बिल्कुल अकेली रहती हैं? अरूप ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, नहीं, मेरी बिल्ली और मेरी पड़ोसन अम्मा, हम सब साथ रहते हैं, मगर अम्मा कल रात बाहर गई थीं। शहजादा ये सुनकर थोड़ा मुस्कुराया कि कोई अपनी बिल्ली को दोस्त कह रहा है, मगर उसकी आंखों में अब भी ताज्जुब और फिक्र थी। फिर उसने पीने के लिए पानी मांगा। अरूप अंदर गई, एक साफ मिट्टी की सुराही से पानी निकाला और तांबे की कटोरी में डालकर शहजादे को पीने के लिए दिया। आपका बहुत शुक्रिया, शहजादे ने पानी पीते हुए कहा, मगर उसकी निगाहें अब भी उस खून और कीचड़ वाले पैरों के निशानों में उलझी हुई थीं। शहजादे ने फौरन अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, इन पैरों के निशानों का पीछा करो। ये किसी बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रहे हैं। किसी ने रात के अंधेरे में इस झोपड़ी पर हमला करने की कोशिश की है। सिपाही उन निशानों के पीछे पीछे चल पड़े। बारिश की वजह से जमीन नरम थी, इसलिए निशान अब भी साफ थे। वो निशान उन्हें सीधे जंगल के उस सिरे तक ले गए जहां वो चालाक बूढ़ी औरत और उसका दरिंदा बेटा रहते थे। कुछ ही देर में शहजादा गुलफाम और उसके सिपाही उस खौफनाक झोपड़ी तक पहुंच गए। बूढ़ी औरत झोपड़ी के बाहर ही बैठी थी। उसकी आंखों में वही पुरानी चालाकी थी। कौन हो तुम लोग? उसने अकड़ते हुए पूछा। शहजादा आगे बढ़ा, म्यान से अपनी तलवार निकाली और कड़कती आवाज में कहा, एक अकेली लड़की की झोपड़ी पर रात के अंधेरे में हमला करने की जुर्रत किसने की? बूढ़ी एकदम बौखला गई, मगर तभी झोपड़ी के अंदर से दर्द से कराहता हुआ उसका बेटा बाहर आया। उसके हाथ पर एक गंदी सी पट्टी बंधी हुई थी, जिस पर अब भी ताजा खून साफ नजर आ रहा था। उसका हाथ उस कील की वजह से पूरी तरह आर पार छिद चुका था। अब शहजादे के सामने हर बात बिल्कुल साफ हो चुकी थी। शहजादे ने अपने सिपाहियों से कहा, गिरफ्तार कर लो इन दोनों को, इन्हें भारी जंजीरों में जकड़ लो। ये लोग इस जंगल के लिए भी खतरा हैं और इंसानों के लिए भी। देखते ही देखते वो बूढ़ी औरत और उसका दरिंदा बेटा दोनों हथकड़ियों में बंध चुके थे। शहजादा वापस अरूप की झोपड़ी की तरफ लौटा।
ठीक उसी वक्त पड़ोसन अम्मा भी अपने सफर से लौट आई थीं। अरूप उन्हें देखते ही खुशी से दौड़कर बाहर आई और अम्मा कहकर उनके गले लग गई। बूढ़ी बिल्ली भी लड़खड़ाते कदमों से अंदर से आई और पड़ोसन अम्मा के पैरों से लिपटने लगी। अरूप ने अम्मा को बताया कि उनके जाने के बाद क्या क्या हुआ और कैसे इन शाही लोगों ने एक बड़े खतरे को पकड़ा है। शहजादे ने पड़ोसन अम्मा को आदाब किया और बहुत अदब से पूछा, अम्मा, आप इस गहरे और खतरनाक जंगल में इस नाजुक सी लड़की को लेकर क्यों रहती हैं? और ये अपनी इस बिल्ली को दोस्त क्यों कहती हैं? पड़ोसन अम्मा ने एक लंबी सांस ली। उन्होंने शहजादे की आंखों में सच्चाई देखी तो उन्होंने सब कुछ बता देने का फैसला किया। ये मेरी सगी बेटी नहीं है, शहजादे, अम्मा ने कहा। 14 साल पहले जब ये महज 7 साल की बच्ची थी, मुझे ये इसी जंगल में एक कांटेदार झाड़ी के नीचे मिली थी। इसे इंसानों ने मरने के लिए छोड़ दिया था, मगर इस बिल्ली ने, इस बेजुबान जानवर ने इसकी देखभाल की। इसने अपना निवाला छोड़कर इसे दूध पिलाने वाले जानवरों को ढूंढा, अपनी जान दांव पर लगाई और इसे अपने जिस्म की गर्मी से लगे रखा। मैं तो बस इसे इंसानी बोली सिखाने के लिए इनकी जिंदगी में आई। ये कहानी सुनकर शहजादा गुलफाम और उसके सिपाहियों के रोंगटे खड़े हो गए। जिस लड़की को वो एक मामूली जंगल की लड़की समझ रहा था, वो तो दुनिया का एक जीता जागता इंसान थी। शहजादे ने फैसला किया और कहा, आप सब मेरे साथ चलिए। इस लड़की की जगह ये अंधेरा जंगल नहीं है। बादशाह खुद आपसे, अरूप से और इस बिल्ली से भी मिलना चाहेंगे। अरूप ये सुनकर चौंक गई कि क्या सच में बिल्ली को भी साथ जाना होगा। शहजादे ने मुस्कुराकर हामी भरी। उन्होंने अरूप और अम्मा को इज्जत के साथ घोड़ों पर बिठाया, खुद उस बूढ़ी बिल्ली को अपनी गोद में बड़े प्यार से लिया और पूरा काफिला महल की तरफ चल पड़ा। महल के बड़े बड़े पत्थर के फर्श पर फूल बिछाए गए थे। दरबार में बादशाह अपने तख्त पर बैठे थे और वहां दरबारी, हकीम और वजीर भी मौजूद थे। पड़ोसन अम्मा ने दरबार के सामने आकर वो सारी कहानी तफसील से सुनाई कि कैसे वो बच्ची मिली, कैसे बिल्ली ने उसकी देखभाल की, कैसे एक बंदरियां उसे दूध पिलाने आती थीं और कैसे उन्होंने उसे जंगल की जड़ी बूटियों की तालीम दी, उनके बारे में बताया। ये सुनकर पूरे दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया और खुद बादशाह की आंखें भर आईं। उन्होंने भरी आवाज में कहा, जिन हाथों ने इस बच्ची को मरने के लिए छोड़ा था, वो दरिंदे थे। बादशाह ने अरूप को पास बुलाया। अरूप जब सामने आई तो उसके कदमों में तहजीब और चेहरे पर ऐसा सुकून था कि बादशाह उसे देखकर देर तक कुछ कह ही नहीं सके। तभी शहजादा गुलफाम ने आगे बढ़कर एक ऐसा ऐलान किया जिसने सबकी धड़कनें बढ़ा दी। उसने अदब से कहा, अब्बा जान, अगर आप इजाजत दें और पड़ोसन अम्मा और अरूप भी राजी हों, तो मैं अपनी जिंदगी इस अरूप के साथ गुजारना चाहता हूं। मुझे इससे बेहतर और सच्ची लड़की पूरी दुनिया में नहीं मिल सकती। दरबार में सबकी नजरें अरूप पर टिक गईं। अरूप ने नजरें झुका लीं, उसके गालों पर मुस्कान आ गई। उसने धीरे से पड़ोसन अम्मा की तरफ देखा। अम्मा ने मुस्कुराते हुए हामी भरी। फिर अरूप बोली, अगर मेरी अम्मा और मेरी बिल्ली मेरे साथ इसी महल में रहें, तो मुझे ये मंजूर है। उसी पल पूरे दरबार में मुबारक हो की गूंज उठ गई। कुछ ही दिनों में शहजादा गुलफाम और अरूप की बहुत ही सादगी और इज्जत के साथ शादी हुई। महल के बागों में फूल बिछाए गए और हर तरफ खुशबू फैल गई। अरूप अब महल की बहू बन चुकी थी। उस बूढ़ी बिल्ली के लिए महल में एक नर्म बिछौना, गुनगुना कमरा और दूध पीने के लिए चांदी की कटोरी रखी गई। वो अब चुपचाप अरूप के कमरे के कोने में मखमली गद्दे पर बैठी रहती थी। पड़ोसन अम्मा के लिए भी महल में एक अलग हकीमी कमरा बनवाया गया, जहां से वो अब भी लोगों का इलाज करती थी। शादी को कुछ ही महीने हुए थे, लेकिन अरूप और शहजादे के बीच अब एक ही सवाल बाकी था, अरूप की असल पहचान क्या है? एक रात शहजादे ने कहा, अरूप, अगर तुम इजाजत दो, तो मैं तुम्हारे असल माँ बाप तक पहुंचना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि किसने इतने बड़े जुल्म की हिम्मत की थी। अरूप ने बिना कोई सवाल किए खामोशी से अपना सिर हिलाकर हाँ कर दी। उसके अंदर भी ये जानने की एक बेकरारी थी कि वो असल में कौन है। अगले ही दिन बादशाह ने पूरे इलाके में एक बड़ा ऐलान करवा दिया। शहर के हर चौराहे और बाजार में डंका बजाया गया कि जो लड़की 21 साल पहले जंगल में मिली थी और जिसकी एक बिल्ली ने देखभाल की और बंदरिया ने दूध पिलाया, अगर कोई उसकी पहचान जानता है तो दरबार में आकर बताए, उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। ये ऐलान घोड़ेसवारों के जरिए दूर दराज के गांवों तक पहुंचाया गया और ये आवाज पहुंच गई उस पुराने गांव रोशनपुर में,
वहां मिट्टी की दीवारों के पीछे एक 45 साल की कमजोर औरत खड़ी थी, जिसके चेहरे पर तजुर्बे की झुर्रियां और आंखों में एक दबी हुई उदासी थी। उसका नाम था समीना। जैसे ही समीना ने गली में बजते हुए उस डंके की आवाज सुनी और जंगल में छोड़ी गई बच्ची का जिक्र सुना, उसकी सांसें थम गईं। उसके हाथ से पानी का घड़ा छूटकर जमीन पर चकनाचूर हो गया। 21 साल पुराना वो खौफनाक जंगल का मंजर उसकी आंखों के सामने घूमने लगा, जब उसने डर के मारे अपनी नन्ही बच्ची को कांपते हुए उन झाड़ियों में छोड़ दिया था। क्या वो मेरी ही? उसके होंठ कांपने लगे। जिस दर्द को उसने इतने सालों से अपने सीने में दबा कर रखा था, आज वो एक झटके में बाहर आ गया। वो जोर जोर से रोने लगी। समीना ने बिल्कुल देर नहीं की। पैरों में बिना चप्पल डाले बस एक पुरानी चादर ओढ़ी और वो पागलों की तरह सीधे महल की तरफ निकल पड़ी। उसे इनाम नहीं चाहिए था, उसे बस अपनी उस बच्ची की एक झलक देखनी थी, जिसके दर्द में वो 21 साल से रोज घुट घुट कर मर रही थी। दरबार में उस दिन खामोशी छाई हुई थी। अरूब, पड़ोसन अम्मा और बिल्ली भी वहीं मौजूद थे। तभी दरबान ने आकर खबर दी कि एक औरत आई है, जो कहती है कि वो उस लड़की को पहचानती है। बादशाह ने फौरन उसे अंदर लाने का हुक्म दिया। जब समीना दरबार में दाखिल हुई तो उसके चेहरे पर झिझक थी। कपड़े फटे पुराने थे और आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। बादशाह ने पूछा, क्या तुम जानती हो उस लड़की को? समीना की नजरें सामने खड़ी अरूप पर पड़ी। वो चेहरा, वो आंखें, एक माँ का दिल कभी धोखा नहीं खा सकता। समीना जमीन पर बैठ गई। उसकी आवाज धीमी मगर बहुत दर्द भरी थी। उसने कहा, हाँ, वो मेरी बेटी है। ये सुनते ही पूरे दरबार में एक सन्नाटा छा गया। अरूप सिहर कर खड़ी हो गई। समीना ने रोते हुए अपने दिल का सारा दर्द बयान करना शुरू किया। 21 साल पहले मैंने एक नौजवान से मोहब्बत की थी, और जब ये बेटी पैदा हुई तो मेरे अपने भाई, मेरा सगा चाचा, सब मेरी और इस बच्ची की जान के दुश्मन बन गए। वो हमें जिंदा जला देना चाहते थे। उसने हिचकियां लेते हुए बताया कि अपनी और उस बच्ची की जान बचाने के लिए ही उसने मजबूरी में उसे जंगल की उस कांटेदार झाड़ी में छुपाया था। मैंने सोचा था मैं रात को उसे लेने आऊंगी, मगर उन्होंने मुझे जंजीरों से बांध दिया। मुझे मालूम नहीं था कि कोई जानवर मेरी जगह ले जाएगा। मुझे मेरी बच्ची से कभी नफरत नहीं थी। बादशाह ने एक लंबी सांस ली। जुल्म करने वाले कभी बच नहीं सकते। उन्होंने कड़कती आवाज में हुक्म दिया कि उस जमाने में जो लोग इस बच्ची की जान के दुश्मन बने थे, उन्हें घसीट कर इस दरबार में लाया जाए। 2 दिन बाद रोशनपुर से समीना के दोनों भाई और उसका चाचा महल में पेश किए गए। उनकी आंखों में अब भी वो पुराना गुरूर बाकी था, मगर वो अब बूढ़े हो चुके थे। बादशाह ने जोरदार आवाज में उन्हें उनके उस 21 साल पुराने जुर्म की याद दिलाई। उन जालिमों ने जब देखा कि जिसे वो मारना चाहते थे वो आज इसी महल की शहजादी बन चुकी है, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। डरे हुए भाइयों ने कांपते हुए कहा कि उनसे गलती हो गई थी, मगर बादशाह ने उन्हें सख्त सजा दी और उन्हें उम्र भर के लिए अंधेरी कैद में डालने का हुक्म दिया। अब दरबार में सिर्फ अरूब और उसकी असल मां समीना आमने सामने थे। पड़ोसन अम्मा ने अरूब का हाथ थाम कर कहा, बेटी, अब फैसला तेरे हाथ में है। अरूप धीरे धीरे समीना के पास गई। समीना के होंठ कांप रहे थे। वो नजरें नहीं मिला पा रही थी। अरूप ने बहुत नरमी से उसके कंधे पर हाथ रखा। मैं जानती हूं, आपने जो किया वो मजबूरी थी। कोई भी मां अपनी मर्जी से अपने बच्चे को कांटों में नहीं फेंकती। मैं आपको माफ करती हूं। अरूप ने समीना को गले से लगा लिया। 21 साल की दूरियां और दर्द उन आंसुओं में धुल गए। पास ही मखमली गद्दे पर लेटी उस बूढ़ी बिल्ली ने यह सब देखा। वो धीरे से उठी, लड़खड़ाते कदमों से अरूप के पास आई और उसकी टांग से खुद को रगड़कर म्याऊं की एक हल्की और सुकून भरी आवाज निकाली। वो जैसे कह रही हो, मेरा काम पूरा हुआ, अब तू अपनी असल माँ के पास है, मगर मैं अब भी तेरे साथ हूं। अरूप ने अपनी उस बिल्ली माँ को गोद में उठा लिया और अपने सीने से लगा लिया। जंगल की उन डरावनी झाड़ियों से शुरू हुआ ये सफर आज महल के इंसाफ पर खत्म हुआ था। अरूब अब महल की रानी बन चुकी थी, मगर इतनी बड़ी जगह पहुंचकर भी वो अपनी जड़ों को, अपनी उन तीनों करीबियों बिल्ली, पड़ोसन अम्मा और समीना को, और जंगल की उस सादगी को जिंदगी भर कभी नहीं भूली। और इस तरह यह कहानी पूरी हुई। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।